अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। शुरू में ही कहानी के हवाले से एक बात करना चाहूँगा। बहुत सारा मुझे जो फीडबैक जो मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स के नीचे या व्हाट्सएप पे, वो यही है कि ये लम्हे जो आप कहानी सुन रहे होते हैं ना सिर्फ बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि इसमें आपकी मुसीबत, परेशानी, टेंशन सब कुछ इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए आप कहानी सुनते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इस पर इतना कहूँगा, ये भी एक सदका जारिया है कि इस तरह की स्टोरीज़ को आप आगे अपने जो जानने वाले हैं उन तक भी शेयर कीजिए। कम से कम हर शख्स 3 लोगों को ज़रूर शेयर करे, इस नीयत से कि ये कहानी सुनने से हो सकता है वो 35, 40, 50 मिनट जितना भी टाइम की कहानी है उनका टाइम बहुत अच्छा गुजरे। और अगर आपने सेंड किया और उन्होंने देखा उनका टाइम अच्छा गुजरा तो आपके हिस्से में नेकियां आएंगी कि आपने परेशानी से, दुख से, मुसीबत से किसी को इतनी देर के लिए निकाल दिया कि वो सब कुछ भुला के कहानी सुनता रहा। हो सकता है वो मुसलसल कहानी सुनना शुरू कर दे तो उससे उनकी परेशानियां ख़त्म होंगी। तो आप भी लाजमी कम से कम हर शख्स 3 लोगों को स्टोरी ज़रूर सेंड करें। आज की जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी यूएई में है, इस वक्त दुबई में। और वो कहते हैं मैं एक कहानी को 5-5, 6-6 दफ़ा सुन चुका हूँ। उसकी रीज़न ये, मैं रात को ड्यूटी करता हूँ और कानों में हेडफोन लगा के आपकी कहानी सुनता रहता हूँ। पता होता है ये कहानी 4 दफ़ा पहले सुन चुका हूँ, फिर भी मैं उसको सुनता हूँ और जितनी भी कहानी आज तक की सारी सुन चुका हूँ। उनकी कहानी है जो आज मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ। और इधर जो मेरा हाथ जा रहा है ना, ये एक मेरे भाई साहब दुश्मन हो गए हैं जो मेरी इस चाय को मुझे नहीं पीने देते। तो उनसे बच के ना मैं वो चाय उठा रहा था तो साथ साथ चाय भी पी रहा था। भाई माफ़ करना, मैं फिर पी रहा हूँ चाय। आप लोग भी चाय पी सकते हैं। मैं तो रात का टाइम है और मैंने अभी बहुत सारे काम करने हैं। मैं तो 7, 8, 9 भी बज जाते हैं। आज सुबह जो गुजर गई है, मैं 10 बजे सोया था सुबह, तो बस मेरी तो नींद का यही सीन है। तो कहानी की तरफ चलते हैं। आप भी अपना कप उठा सकते हैं और इसमें देखिएगा ये मैं हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट कप है। मेरे बहुत सारे कप हैं। इस कप में पता नहीं कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इसमें मैं हाथ खोल के ऐसे खड़ा हूँ और जैसे जैसे ये चाय मेरी ठंडी होती जाएगी ये मेरी तस्वीर गायब हो जाएगी। तो असल में ये तस्वीर से मुझे पता लगता है चाय अभी इतनी काबिल है कि मैं पी सकूँ नहीं है। जब बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। और जब मैं इस तरह हाथ खोले खड़ा हूँ तो इसका मतलब अभी चाय गर्म है। तो मैंने दूर से देख लिया, अभी मैं इसमें सिप लगा सकता हूँ, नहीं तो मेरी चाय दोबारा से ओवन में गर्म होती है। अच्छा जी, कहानी की तरफ आते हैं। कहानी जिन्होंने भेजी है उन्होंने कहा मेरा नाम भी फर्जी रखने, उनका नाम हमने रखा है उन्हीं की फरमाइश पर रिहान। सिस्टर उनका नाम है फर्जी इकरा और इस कहानी के और किरदार है उनके भाई जिनका भी फर्जी नाम रखा गया है उन्हीं की ख्वाहिश पे अजीम। लोकेशन के बारे में मैं भी नहीं पूछ सका, लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये लोकेशन, रियल कहानी की जो लोकेशन है, ये गुलबर्ग कॉलोनी, कसूर के अंदर कोई कॉलोनी है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। रिहान अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं और मैं उस कहानी को लफ्ज़ों में डालने की कोशिश करूँगा। रिहान कहता है हम उस वक्त बहुत छोटे थे, होश व हवास इतना कि एक उम्र होती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एहसास भी बढ़ता जाता है, सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ती जाती है। हम इतने बड़े हो गए कि अब बहुत सारे रिश्ते, उनका एहतराम, अदब व एहतराम, मोहल्ले में उठना बैठना, सबसे मिलना, इस सब की तमीज़ आ चुकी थी। जब इंसान मासूम होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो सबके साथ लाड करता है, प्यार करता है। किसके साथ खेलना है, मारना है, लड़ना है, उसको नहीं पता होता, वो लाड कर रहा होता है। सब कहते हैं बच्चा है ना, लाड कर रहा है। और जैसे जैसे कोई बच्चा या बच्ची बड़ी होती जाती है या बड़ा होता जाता है तो फिर सिखाया जाता है नहीं ऐसे नहीं करते, ये मारना होता है, ये यूँ है, ये यूँ है। सो कहते हम भी उस उम्र में आ चुके थे कि अब इतना अंदाज़ा था रिश्तों की पहचान, समझ बूझ, अदब व एहतराम। वो कहते जो हमारा घर था ये तकरीबन कोई 3 मरले का घर था। उस 3 मरले के घर में माँ बाप को हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखा। जैसी भी गुजर बसर थी, कभी भी उनको नाशुक्री करते हुए नहीं देखा था। वालदा एक ऐसी थी जिन्होंने ना सिर्फ बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी की, बल्कि सब किरदार जो उस घर में था वो वालदा का था। वालिद का तो यकीनन होता ही होता है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश वालदा पे होती है। वहीं पे कहते हैं हमने देखा कि हमारा घर का जो दरवाज़ा था, जहाँ से बाहर से हम दाखिल होते थे, अमूमन
2.5-3 मरले का जो घर होता है उनके नक्शा ऐसे ही होते हैं। हम बाहर से जब अंदर दाखिल होते थे तो जो गेट खोलते थे, गेट खोलते एक सहन सा था, सहन से आगे कमरे थे। लेकिन जैसे ही हम अपना दरवाज़ा खोलते थे तो दरवाजे के साथ ही जो दीवार एंड तक जा रही थी, लेफ्ट साइड वाली, उल्टे हाथ वाली, एंड पे जाके जिस दूसरी दीवार से मिलती थी और एक कोना सा बनता था। हर घर में इसी तरह होता है, दरवाज़ा लगा होता है, लेफ्ट राइट दरवाजे के दोनों साइडों पे दीवारें जा रही होती हैं और एक जगह पे जाके ना सिर्फ ख़त्म होती है बल्कि एक कोना सा जुड़ जाता है और फिर दूसरी तरफ दीवार जाना शुरू हो जाती है। हमारी भी जो उल्टे हाथ वाली दरवाजे की दीवार, जिस दीवार से जाके मिल रही थी, जो कोना सा बन रहा था दीवार का, वो टूटा हुआ था। 7-8 फुट लंबी जो दीवार थी उसका ऊपर वाले 3-4 फुट जो थे वो इस तरह टूटे हुए थे कि कोने की दोनों साइड की जो ईंटें थी वो गिर जाती थी। जब हमने देखा तो अंदाजा हुआ कि जो ईंटें हैं ये नीचे गिरी पड़ी हैं। घर वालों को भी इसका एहसास दिलाया और एक दिन खुद ऐसा ही किया। उन ईंटों को उठाया और उस कोने को मुकम्मल कर दिया, उस अधूरे कोने को इस अंदाज में मुकम्मल किया कि वो दीवार मुकम्मल हो गई। वो जो हिस्सा जिसकी एक एक दीवारें दोनों साइड से लेफ्ट राइट कोने की, वो जो दीवारें गिरी हुई थी उनको उठा के वापस अपनी लोकेशन पे, जगह पे रख दिया तो वो दीवार मुकम्मल हो गई। बच्चे थे, रात को सो गए। जब सुबह उठे तो देखा दीवार बिल्कुल उसी ही तरह थी जिस तरह मुकम्मल करने से पहले अधूरी थी, यानी कि ईंटें दोबारा उसी जगह गिरी पड़ी थी जहां से उठा के बच्चों ने उसको दीवार पे उन ईंटों को रखा था। फिर कुछ दिन अपने खेल कूद इधर उधर मसरूफ हो गए, उस तरफ ध्यान ना गया। कुछ दिनों के बाद फिर से ध्यान आया कि ये ईंटें बुरी लग रही हैं, क्यों ना इनको उठा के फिर से एक दफा वापस रख दें। वो कहते हैं हमने अपनी ईंटों को वापस उठाया और दोबारा से वो कोना जो था टूटा हुआ उसको ईंटें रख के मुकम्मल कर दिया। और इस दफा ये एहसास रखा कौन है जो ईंटों को धक्का देता है, क्या करता है। यहां तक कि रात के 9-10 बज गए, किसी ने भी उसको नहीं कुछ भी किया, ना ही गिराया। सो गए, अब कोई हरकत नहीं करेगा। जब सुबह उठे तो देखा ईंटें वापस जमीन पे गिरी हुई हैं। तकरीबन 2 से 3 दफा उन ईंटों को रखा गया, लेकिन ईंटें थी कि जमीन पे गिर जाती थी। ये बात वालदैन को बताई कि हम ईंटें रखते हैं, ईंटें गिर जाती हैं। वालदा को भी कहा तो ये जो ईंटें हैं आप लोग प्लस्तर लगवा के इनको मजबूती के साथ बंद करवा दीजिए। दीवार टूटी हुई बुरी लगती है, गुर्बत अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बेपर्दगी हो, नजर आए कि दीवार का ये कोना गिरा हुआ है। वाले साहब ने ऐसे ही किया, बुलवा के मिस्त्री को सीमेंट के साथ बाकायदा तौर पे जिस तरह दीवार को जोड़ा जाता है, उन्हीं ईंटों को उठा के उनको सीमेंट वगैरह लगा के वापस इस तरह दीवार को पहले की तरह मुकम्मल कर दिया गया कि अब वो टूटा हुआ हिस्सा नहीं बचता था। 2-3 घंटे का काम था, मिस्त्री अपना काम करके चले गए। धूप भी लगती रही, यहां तक कि शाम हो गई। शाम से रात हो गई और रात उस घर के तमाम मकीन अपने अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए। सुबह हुई तो सब इस मंजर को देख के हैरान रह गए कि ईंटें दोबारा से जमीन पे गिरी हुई थी। वो जो सीमेंट के साथ ईंटें लगाई गई थी वो दोबारा से तोड़ दी गई हैं। बच्चों के लिए तो एक हैरान कौन सिचुएशन थी, लेकिन वालिद के लिए बहुत ज्यादा हैरान कौन थी कि ये कौन तोड़ गया है इन ईंटों को। हमने पैसे भी लगाए, दीवार को मुकम्मल किया, फिर कोई तोड़ गया है। बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि बाप के आगे कुछ कह सकते। मां को जरूर कहा, मां अगर कोई तोड़ भी रहा था, सीमेंट की दीवार थी, आवाज क्यों नहीं आई। ये सवाल मां को भी बिल्कुल दिमाग पे लगा। आवाज तो आनी चाहिए थी, सीमेंट की जुड़ी हुई दीवार थी। कुछ दिन गुजर गए और वाले साहब को एहसास हुआ कि बच्चे कह रहे हैं दोबारा से मैं अब इस दीवार को इस अंदाज में बनवाता हूं कि जैसे ही सीमेंट वगैरह लगाया जाए तो ये फौरन खुश्क हो जाए। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत पुरानी है। मिस्त्री को बुला के कहा गया, यार पता नहीं कौन शख्स है, इसको क्या तकलीफ है, उसको क्या मसला है, ये फौरी तौर पे दीवार को तोड़ देता है। बच्चों ने मैं पहले खुद से ईंटें रखी, नीचे गिरा देता है, और तुमने सीमेंट के साथ बनाई थी तो उसने वो भी तोड़ दी। तो वो मिस्त्री भी हैरान हुआ और उसने कहा टूटनी तो नहीं चाहिए थी। खैर आप कहते हैं मैं दोबारा से
जोड़ देता हूं। अब उसने उन ईंटों के बीच में, उस सीमेंट के बीच में इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया कि जैसे ही वो ईंटें रखता जाए तो उसका बना हुआ जो मटेरियल है वो फौरन खुश्क होता जाए और सीमेंट इस अंदाज में खुश्क हो जाए कि 5-6 घंटे के बाद बिल्कुल इतनी मजबूत हो जाए कि इसको कोई तोड़ ही ना सके। और ऐसा ही हुआ, ना सिर्फ दीवार मुकम्मल कर दी गई बल्कि इतनी मजबूत हो गई 5-6 घंटों के बाद कि अब उसको तोड़ना नामुमकिन था। शाम से रात सब सो गए, सुबह उठे तो देखा दीवार वो जो मजबूत बनाई गई थी, जिसको तोड़ना नामुमकिन था, नामुमकिन तो खैर नहीं था, घरों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है, नामुमकिन इस सेंस में कि वो अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसको तोड़ने के लिए किसी भी ऐसे हथौड़े की ज़रूरत थी या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे उसको ज़ोर से चोट मारी जाती, तब जाके वो हिस्सा क्रैक होता और टूटता। क्योंकि जब मिस्त्री ने उसको जोड़ा था तो 3-4 घंटे के बाद उसने कहा था अब ये इतनी खुश्क होगी, अब कोई चाहेगा भी सही, मैंने इस तरह का मसाला इसमें डाला है, अब इसको तोड़ कोई नहीं सकता। हाँ, कोई हथौड़ा लेके आया, कोई रॉड लेके आया, कोई इस तरह की चीज़ लेके आया भारी भरकम और उससे मारे तो फिर तो बड़ी बड़ी दीवारें भी टूट जाती हैं, लेकिन उससे एक आवाज़ पैदा होती है, उससे शोर पैदा होता है। लेकिन अगली सुबह वही मजबूत, जिसकी वो मिस्त्री कह के गया था कोई नहीं तोड़ सकता, वो मजबूत दीवार फिर से उसी तरह टूटी हुई थी और ज़मीन पे पड़ी हुई थी। और जब मिस्त्री को बुलाया गया तो उसने कहा नहीं, क्या आप लोग इतनी गहरी नींद सोते हैं कि रात के पहर आप लोग कह रहे हैं 9-10 बजे तक जब तक आप जाग रहे थे तब तक तो ये मजबूत अपनी जगह पे कायम दायम थी। रात के पहर अगर कोई इसको तोड़ ही रहा होता है और आके तोड़ता है तो उसकी इसके लिए भारी भरकम हथौड़ा या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करता है। तो अगर हथौड़े की एक दफ़ा भी ज़ोर से चोट मारी जाए तो क्या आप लोगों की आंख नहीं खुलती, आप लोगों को आवाज़ नहीं आती? क्योंकि ये एक चोट से गिरने वाली नहीं है, इसके लिए तो 15-20-25 चोटें मारनी पड़ेंगी। और वालिद साहब को ये बात बिल्कुल लॉजिकली ठीक लगी कि बात तो ठीक है, जिसने भी तोड़ा है इतनी मजबूत को 15-20 दफ़ा 25 दफ़ा उसने ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मारे होंगे तब जाके टूटी है। तो जब कोई रात के पहर किसी दीवार को तोड़ना हो, एक ईंट को भी नीचे गिराना हो और आप हथौड़े से मारें तो घर के मकीन बाहर निकल आते हैं कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि रात की तारीकी में शोर बहुत पैदा होता है। और ये गर्मियों के दिन थे, सर्दियों की इस तरह की थी कि जिसमें वो कह रहे हैं मौसम इस तरह का था, ना सर्दियाँ थी ना गर्मियाँ थी, हम बाहर सोते थे लेकिन पंखे वगैरह नहीं चलते थे, शोर नहीं होता था। अब बात डाउट में चली गई थी, अब बात शक में चली गई थी कि ये क्या है। बगैर उसी तरह टूटी दीवार के कुछ वक्त गुजारा गया और वाले साहब ने एक आखिरी दफ़ा फैसला किया, इस दफ़ा क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, तीसरी दफ़ा मैं इस दीवार को बनवाता हूँ। और मिस्त्री को बुला के कहा अब इस अंदाज में बुलाओ, अब इस अंदाज में बनाओ कि अब कोई तोड़ने वाला इसको तोड़ ना सके। बजरी डालनी है, सीमेंट डालनी है, जो मटेरियल डालना है इस तरह का डालो अब कोई इसको तोड़ ना सके, अगर वो तोड़े तो पूरी दीवार गिर जाए, ये हिस्सा ना टूटे। मिस्त्री ने कहा ये बात मैं आपकी समझ सकता हूँ, इसको इस अंदाज में जोड़ते हैं कि तोड़ने वाला अगर तोड़ेगा तो ये ईंटें नहीं टूटेंगी, पूरी दीवार गिर सकती है। मटेरियल लगा के उसको जोड़ दिया गया, खुश्क भी हो गई वो दीवार। अब पूरे घर के जितने भी अफराद थे उनकी निगाह उसी दीवार पे थी कि देखें क्या होता है। यहां तक कि रात हो गई, आज रात कोई सोने को भी तैयार नहीं था, देखने को तैयार था कौन है रात के किस पहर आता है जो हमारी आंख लग जाती है, आवाज भी नहीं आती और वो आके इसको तोड़ जाता है। कोई रात को 2-3 बजे तक सब जो जाग रहे थे आखिर नींद की आगोश में चले गए, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आज जो भी था नहीं आ सका। कोई बच्चा 10 बजे सो गया, कोई बच्चा 12 बजे सो गया, कोई 1 बजे, 2 बजे, 3-4 बजे तक भी घर का एक आखिरी फर्द था जो जागता रहा और 4 बजे तक दीवार की तरफ ही तकता रहा। दीवार अपनी जगह पे मौजूद थी, उसमें से वालदा जागती थी, आंख खुल जाती थी, सो जाती थी, आंख खुल जाती थी, तो सामने देखती थी दीवार मौजूद और सो जाती थी। और जब 4 बज गए तो उम्मीद थी कि आज जो भी था वो नहीं आ सका, क्योंकि दीवार अपनी जगह पे मौजूद है और अगर तोड़ने वाला आता तो आवाज़ भी आती। आज हमारे कान भी इसी तरफ हैं, आंखें भी इसी तरफ हैं। और सुबह सूरज निकलने से पहले ही
घर के एक फर्द की आंख खुली तो उसने देखा वो जो 1-1.5 घंटा बीच में से गुजरा था जिसमें सारे सो गए थे, उसी घंटे के अंदर जब सबकी आंख लग गई थी तो दीवार की वही ईंटें जिनको मजबूती से जोड़ा गया था, वही ईंटें टूट के नीचे गिरी हुई है। मिस्त्री ने कहा था कि अगर इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये ईंटें जिनको मैंने आपस में जोड़ा है ये नहीं टूटेंगी, बाकी इधर उधर की टूट जाएंगी, ये हिस्सा नहीं टूटेगा। लेकिन तोड़ने वाला कौन था, कैसा था, कैसा खामोशी के साथ तोड़ के गया था। ना हमसायों को आवाज जाती थी, ना घर के लोगों को आवाज आई कि वही ईंटें ही टूटी और वही हिस्सा ही जो पहले टूटता था टूट के नीचे गिरा हुआ था। आज घर के सारे फर्द ना सिर्फ इस बात पे पुख्ता यकीन कर गए, वालिद को भी यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि तीसरी दफा जो उन्होंने बनवाया था, इसी सोच से बनवाया था, उनके दिल में शक पड़ गया था ये किसी इंसान का काम नहीं है, कोई और मखलूक है जो इतनी खामोशी के साथ इतनी मजबूत दीवार को गिरा देती है। और जब ये एक यकीन आ गया और मिस्त्री को भी दिखा के कहा तो उसने कहा नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं है। जिस तरह आप लोग जागते रहे हैं और आवाज तक नहीं सुनी तो ये किसी इंसान का काम नहीं है। उसी वक्त फैसला किया गया कि इसके मकान को बेच देना चाहिए। जब आपको पता लग गया कि इस घर में जिन्नात हैं और दीवार को तोड़ रहे हैं, बार बार जोड़ने पे भी तोड़ रहे हैं, तो डर खौफ बैठ जाता है कि इस घर में तो जिन है, फिर इस घर में रहना बेहतर नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बेच देते हैं। उस घर को बेच दिया गया और उसके बाद उन्होंने किराए पे घर ले लिया। हालात वक्त वालिद से कुछ ऐसे फैसले हुए, कुछ इस तरह की बातें हो गई कि वो पैसा जो जमा किया था जिससे एक और मकान ले सकते, वो उनसे आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो गया। बीवी और बच्चों की ख्वाहिश तो यही थी ये खर्च ना हो सके, लेकिन वालिद साहब थे, अपनी मनमानी करने वाले थे, जैसे कैसे उनसे खर्च हो गया और ख़रीद नहीं सके, वो उसी रेंट के ही घर पे रहते रहे। कुछ अर्सा खैर आफियत से गुजरा उस किराए के घर में, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी जो बहन थी जिसका नाम फर्जी इकरा रखा है, एक दिन अचानक इकरा की तबीयत खराब हो गई। वालदा जब चारपाई के करीब पहुंची इकरा की चीख सुन के कि क्या हुआ बेटी को, बेटी ने क्यों चीख मारी है, दौड़ती हुई बेटी की तरफ गई तो बेटी चारपाई पे इस अंदाज में लेटी थी कि उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए थे, मुड़ चुके थे, अंगलियां अजीबो गरीब सी हो चुकी थी और उसकी आंखें भी अजीब सी हो रही थी, गर्दन भी वो अजीब से अंदाज में टेढ़ी करती जा रही थी। माँ होती है, माँ बेचैन होगी, बेटी को संभालने में लग गई कि क्या हुआ मेरी बेटी को। वो उसका नाम पुकारती जाती थी और उसको संभाल रही थी, लेकिन बेटी को आराम नहीं आ रहा था। जिस अंदाज में बेटी के पांव और हाथ टेढ़े हो गए थे, आंखें जिस तरह सफेद हो गई थी, माँ को इतना जरूर अंदाजा हो गया था यह कोई बीमारी नहीं है, मेरी बेटी पे किसी चीज का साया हो गया है। और वो टेढ़े हाथों और टेढ़े पांव वाली लड़की जो सफ़ेद, जिसकी आंखें हो चुकी थी, जिस तरह इस तरह मछली की तरह तड़पती रही, तो थोड़ी देर के बाद जब वो रुकी तो उसने माँ की तरफ देख के जिस अंदाज में बात की, तो अंदर से जो बोल रहा था वो बेटी नहीं कोई और था, मर्दाना आवाज में था, भारी भरकम आवाज में था, ये मेरी है और आज के बाद कोई इसको हाथ मत लगाए, ये मेरी है और सिर्फ मेरी। मां सारे काम छोड़ के उस चारपाई के पास बैठ गई। अपनी बेटी को इस हालत में कैसे देख सकती थी, जिसमें से एक मर्द बोल रहा था और वो कह रहा था ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो जो भी बोल रहा था उसने उसके जिस्म का हुलिया ही अजीबो गरीब सा कर दिया था, टेढ़ा मेढ़ा सा और भारी भरकम में बोल रहा था। माँ का जिगरा था कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बैठी थी, वरना कोई भी शख्स ऐसे मौके पर बेहोश हो जाए। फिर भी माँ अपनी बेटी के ऊपर पड़ती रही, जो उसको समझ आया फूंके मारती रही, भाग दौड़ की, वालिद को बुलवाया गया और उन्होंने भी बेटी की हालत को देखा, परेशान हो गए। तकरीबन 2 से 3 घंटे वो इसी हालत में रही और उसके बाद ऐसे सो गई जैसे उसको नींद आ गई हो। जब वो नींद से जागी और उसने देखा घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं, तो वो परेशान हो गई और एकदम से उठ के बैठ गई कि क्या हुआ है। तो सबने उससे पूछा तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो घर वालों को अंदाजा हो गया उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको एहसास नहीं है इस चीज का। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू ही हो गया। आए दिन
इकरा की इस तरह तबीयत ख़राब हो जाती और उसके अंदर हाजिरी हो जाती। जिस आमिल का भी पता लगा इकरा को लेके उसके पास गए। आमिर ने तावीज़ दिए, दम दरूद किया, पढ़ाई की, जो जो जतन उसने करने थे वो किए। गरीब पैसे जितना दे सकते थे अपनी हिम्मत ताकत से ज़्यादा पैसे दे के आने लगे कि किसी तरीके इस बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, इधर गए, उधर गए, हर जगह पे गए, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा था। वो जितना दम दरूद करा के वापस आते, इकरा की हालत वैसी ही होती। जब कभी ऐसा काम किया जाता जो उस हाजिर हुआ जो अंदर बोल रहा था उसकी मर्जी के खिलाफ काम किया जाता, तो वो इतना ताकतवर था जिसने इकरा के जिस्म पे कब्जा किया हुआ था, तो वो किसी को अगर धक्का भी देता था तो इतनी ताकत होती थी उस धक्के में कि अगला उड़ता हुआ दूर जाके गिरता। इलाज कराते, इधर उधर भागते फिरते, वहां पता लगा कसूर के अंदर ही एक बुजुर्ग है, नेक बुजुर्ग है, पैसे वगैरह नहीं लेता। उस तक पहुंचे, उसने हाजिरी करवाई इकरा के अंदर, वो जिन हाजिर हो गया। उससे वो क्या बातें करता रहा, क्या कहता रहा, घर वालों को उसने नहीं बताया, लेकिन उसने एंड पे ये कहा कि अब आपकी बच्ची ठीक हो गई है, वो जो भी मखलूक इसके साथ थी मैंने इसको निकाल दी है। उसने ज़्यादा नहीं बताया कि हाजिरी करवा के उसने क्या पूछा, क्या बातें हुई। उसने कहा अब आप इसको घर ले जाइए, अब वो मखलूक इसके साथ नहीं आएगी। वो जो चीज़ भी था इसके साथ जुड़ चुकी थी, मैंने उसको भगा दिया है। इकरा को घर लेके गए और ऐसा ही हुआ। एक हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही, कोई भी मसला नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद घर के अंदर ऐसे फाके शुरू हुए, ऐसे हालात बिगड़ना शुरू हुए। उससे पहले जो कुछ भी था वो भी ख़त्म हो चुका था, और जो बचा कुचा था वो आमिल, पीर, फ़कीर इधर उधर सबको दे चुके थे। रिहान कहते हैं कि मैंने खुद सर नौबत ये थी कि रोटी होती थी और उसके साथ एक प्याज दे देते थे घर वाले, प्याज के साथ रोटी तोड़ तोड़ के खाते। अगले दिन सालन बदल दिया जाता, प्याज की जगह पे चीनी थोड़ी सी दे दी जाती और हम चीनी के साथ थोड़ी थोड़ी चीनी और उसके साथ रोटी तोड़ तोड़ के खाते। अगले दिन फिर सालन बदल दिया जाता। लाल मिर्चें जो होती हैं, लाल मिर्च के अंदर पानी डाल के उसको शोरबे की तरह बना दिया जाता, यानी हांडी पे ना चढ़ाया जाता, कच्ची लाल मिर्चों के अंदर पानी डाल के उसको आप चम्मच से हिला लें तो वो एक लिक्विड सा बन जाता है। तो जो लाल मिर्चों का लिक्विड होता था उसके साथ हम रोटी लगा लगा के खाते थे। मुझे याद है, शायद मैंने पहले भी बताया हो, मेरा एक छोटा था तो मुजेरा था हमारा ज़मीनों का, तो मैं उसके साथ गया था कि मैं भी ट्रैक्टर पे आज बैठूंगा जब आप हल चलाओगे। तो ट्रैक्टर पे वो हल वगैरह चलाते रहे थे, तो जब वो रोटी लेके आए थे कि आप भी खाओ, तो जो मैंने उस टाइम एक दफ़ा ज़िंदगी में देखी थी, एक कटोरा सा था, उसमें लाल मिर्चें भरी हुई थी, जिसमें पानी डाला हुआ था और बिल्कुल लिक्विड की तरह पतली बनाई हुई थी, जैसे शोरबा बनाया होता है। पकाया नहीं जाता, उसको पानी डाल के हिला लिया जाता है तो वो शोरबा बन जाता है। उसने कहा था ये खाएं, और उसको अंदर मैंने एक लुकमा लगाया था, आज भी मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी लुकमा था। रिहान कहते हैं वही प्याज कभी रोटी के साथ, फिर कभी चीनी और फिर कभी वो मिर्ची हम खाते। हफ्ते में एक दिन या कभी हफ्ते में बहुत ज़्यादा 2 दिन हमें सालन मिलता था, वरना हम इस तरह रोटी खाते। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते, यहाँ तक कि वाले साहब को एक जगह पे काम मिला लाहौर के अंदर, फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं रावलपिंडी कहा है या लाहौर कहा है, माजरत खाऊँ, मैं भूल गया मुझे। रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। वहाँ पे वाले साहब को इस तरह की काम मिल गया था कि अब घर में कम से कम इतना, किराए का घर भी वहीं पे ले लिया था पिंडी में, और अब इतना खाना नसीब हो जाता था कि हम अक्सर सालन पका हुआ खाने लगे। वक्त गुजरता रहा, बहन ठीक हो चुकी थी, लेकिन रिहान कहते हैं जो हालात थे उसमें मैं पढ़ नहीं सका। बाकी बहन भाई भी ऐसे थे कि वहीं पे ही एक दिन ऐसा हुआ कि रिहान से छोटा भाई, जिसका नाम फर्जी अजीम रखा है, वैसे ही सेम जिस तरह बहन के अंदर हुआ था वैसे ही सेम अजीम के अंदर भी हाथ पांव मुड़ गए और हाजिरी हो गई।
बोलने वाले की आवाज़ तो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी बहन के अंदर से आवाज़ आती थी, लेकिन बोलने वाला उसके अंदर भी जो था वो मर्द ही था। उसने ये आके तो नहीं कहा कि ये मेरा है या इस पे मैंने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसने हाजिर होकर इस तरह बता दिया कि इसके जिस्म पे अब से मैं दोबारा मेरा कब्जा हो चुका है। वालिदैन शदीद परेशान हो गए। वो उस वाक़े को भूल चुके थे जिससे तकलीफ से गुजरे थे, जो बेटी के साथ हुआ था वो ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन अब बेटे के साथ सेम वही मसला हो चुका था। उसकी भी वही हालत हो जाती, 2-3 घंटे के लिए हालत होती कि हाथ पांव मुड़ जाते, आंखें अजीब सी हो जाती, और वो जो अंदर से अजीम की आवाज़ में नहीं बल्कि कोई और आवाज़ में बोलता तो बहुत गुस्से में बोलता। और वो कहता क्या था, वो अपनी फरमाइश करता था, मुझे आज गोश्त खाना है, गोश्त पकाओ। घर वालों ने पहली दफ़ा डर के उसकी फरमाइश से गोश्त पकाया और उसको गोश्त खिला दिया। वो गोश्त खा गया। फिर एक दफ़ा वो हाजिर हुआ और उसने कहा मुझे गोश्त खाना है। घर वालों ने गोश्त नहीं पकाया तो उसने कहा जो भी हांडी है तुम्हारी मैं उलट दूंगा। तो वो गुस्से में ऐसे आया कि उसने पूरी हांडी को उलट दिया। घर वाले फिर से अब एक और शहर में, कसूर से एक और शहर में शिफ्ट हो चुके थे। अब फिर किसी आमिल को ढूंढना था जो इस अजीम के अंदर से इस जिन को बाहर निकाल सके। वालिद के लिए परेशानी यह थी कि वो रोज़ी कमाने के लिए जाए या इसके लिए आमिल ढूंढता फिरे। अजीम की तबीयत इतनी खौफनाक और अजीबो गरीब होती जा रही थी। वो बेटी के अंदर जो हाजिर होता था वो तो दावा उसने किया था लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन ये जो भी था ये शदीद नुकसान पहुंचा रहा था। मेरी चाय ठंडी हो गई है और वो जो मेरी पिक्चर थी वो गायब हो गई है। ये मैंने इसी तरह देखता हूँ कि अगर गर्म है तो मैं जल्दी पी लूँ। अब अजीम जो था वो रोज़ बरोज़ सख्त से सख्त होता जा रहा था। हम कलाम भी होता था, बात भी करता था, उसके अंदर जो भी था तो बहुत गुस्से में होता था, घर की चीज़ें तोड़ फोड़ देता था। वो कहता था जो कहा है उसको पूरा करो। एक दिन ऐसा हुआ, सबसे छोटा छोटा जो भाई था लास्ट में, पता नहीं किस बात पे उसको गुस्सा आया कि उसको कुछ कहा। वो बहुत छोटा था, मासूम था, लेकिन उसने बात सुनी अनसुनी कर दी। तो उसने गुस्से में कहा तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें क्या कहा है। उसके बाद अजीम अपनी जगह से उठा। जो अजीम उस वक्त नहीं था उसके अंदर किसी चीज़ की हाजिरी थी, और उसके बाद उस मासूम बच्चे को इतना मारना शुरू कर दिया, इस तरह मारना शुरू कर दिया कि वो बच्चा मार खाते खाते शायद उसके हाथों से थोड़ा सा निकला। तो उसके बाद उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर भागा। बच्चा भागते भागते साथ ही बहन का घर था, उनके घर में चला गया और जाके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात वो खौफ की वजह से घर नहीं आ सका, बहन के घर में ही सोया। फुफ्फो, बहन कह गया फुफ्फो थी। और उस दिन सारे घर वाले डर गए। उस दिन उनके वालिद साहब घर पे थे। अजीम के अंदर फिर से हाजिरी हो गई, और उसके अंदर ना सिर्फ हाजिरी हुई बल्कि इस तरह हुई कि वालिद साहब अपने किसी काम में घर में मसरूफ़ थे कि उसने बिल्कुल जो छोटा सा, छोटे से ऊपर वाला जो भाई था उसको कोई बात कही। क्या कहा किसी ने कुछ भी नहीं सुना कि वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो वो चलता हुआ उसके पीछे वॉशरूम गया, और जो उसके अंदर हाजिर हुआ था उसने जाते ही उसकी गर्दन पे हाथ रख दिए। जैसे ही उसकी गर्दन पे हाथ रखे तो साथ ही उसकी गर्दन को इस अंदाज में दबाना शुरू कर दिया कि वो उसको मार डाले। जैसे ही उसने उसकी गर्दन पे हाथ रखा तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी, जो बाप ने भी सुन ली, और वो इधर उधर देखना शुरू हो गया कि ये किसने चीख मारी है। और जैसे ही उसने उसकी गर्दन दबाई तो उसी वक्त बच्चे ने जोर से दरवाजे को लात मारी, टांग मारी। अपने आप को बचाने के लिए उसने खौफ से पहले चीख मारी, और जब उसकी गर्दन उस हाजिर हुए हुए जिन ने दबा दी तो उसने अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे को जोर से जब टांग मारी तो इतनी जोर से जाके लगा कि बाप उस तरफ मुतवज्जो हुआ।
इस तरफ से अब दरवाजे की आवाज़ आई, इसका मतलब है चीख की आवाज़ भी यहां से आई है। बाप चलता हुआ आराम से उस तरफ गया कि मैं देख सकूं क्या है, लेकिन जब करीब पहुंचा तो उसने देखा वो जो बेटा है जिसके अंदर हाजिरी हुई हुई है, उस बेटे ने अपने ही भाई का इस अंदाज में गला दबाया हुआ है कि उसकी आंखें इस तरह बाहर उबल आई हैं कि अभी चंद सेकंड और गुजरे, शायद 10 सेकंड और गुजर जाएं तो उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। उसका रंग पीला हो चुका था, खून खत्म हो चुका था। कितनी देर से उसने दबा रखा था कि जब बाप की निगाह पड़ी तो उसने देखा वो बिल्कुल बेटा जो हाथों में है, जिसको गर्दन हाथों ने दबा रखी है, वो मरने के बिल्कुल करीब है। बाप भागता हुआ आगे आया क्योंकि उसने देख लिया था चंद सेकंड अगर और गुजर गए और मैंने अपने बेटे की गर्दन को ना छुड़ाया तो इस वक्त जो भी है ये उसको मार देगा, क्योंकि मारने वाला इस वक्त बेटा नहीं था, बेटे के अंदर हाजिर हुआ हुआ वो था। भाग के उसने बेटे को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पकड़े और उसके हाथ पे जोर लगाने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ उसके हाथ बेटे के हाथ नहीं, बहुत ताकतवर हाथ हैं, बहुत ही ज्यादा ताकतवर हाथ। लेकिन वो बाप था, अपने बेटे को तो उसने बचाना ही था। जोर लगा के जैसे कैसे हाथों को पीछे कर तो लिया और बेटे को सांस तो आ गया, वो नीचे जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन जो गला दबा रहा था, उसकी आंखें ऐसी सफ़ेद, ऐसी अजीबो गरीब खौफनाक सी लाल हो रही थी कि वो मुड़ा इस अंदाज में कि उसने वही हाथ बाप के गले में डाल दिए। उसी वक्त बाप ने जब उसको छुड़वा रहा था, एक बेटा जिसकी गर्दन दबाई जा रही थी और बाप छुड़वा रहा था, तो आवाजें भी साथ साथ देता जा रहा था। और जब वो अपने बेटे को छुड़वा चुका और अजीम ने बाप का गला पकड़ लिया तो पीछे से भी घर वाले आ गए। उन्होंने उस छोटे को जल्दी से वहां से निकाल लिया, लेकिन अब बाप की उसने गर्दन पकड़ी हुई थी। कभी भी औलाद अपनी बाप की गर्दन नहीं पकड़ सकती। ये वही था जो उसके अंदर हाजिर था और बाप को मारना चाह रहा था। अब बाप को पता था उसकी इतनी ताकत है कि कोई भी इसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इससे पहले भी घर में एक इस तरह का वाकया हो चुका था। उस ताकत से सब वाकिफ थे। ये चौथी पांचवीं दफा इस तरह हुआ था कि अजीम के अंदर वो हाजिर हो गया था, हाथ पांव मुड़ गए थे, आवाज अजीबो गरीब से निकलनी शुरू हो गई थी। घर वाले समझ गए कि हाजिर हो चुका है। तो उस वक्त घर में 2-3 कजन लोग भी मौजूद थे, वालिद भी मौजूद था, वालदा भी मौजूद थी। ये तकरीबन तादाद में 5-6 लोग बनते थे। उसी वक्त जब वो हाजिर हुआ, अपनी आवाज में बोला तो उसने एक फरमाइश की और घर वालों से कहा अगर मेरी फरमाइश ना की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मुझे ये खाना है और अभी खाना है। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी मेरे लिए पैदा करो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। कजन लोग भी थे, ताकतवर थे, जवान जहान थे, बाप भी था। उन सब ने कहा यार ये क्या है। हालात तो वो सुन चुके थे, पता उनको लग चुका था। तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या करेगा तू। उस वक्त शायद बाप भी नहीं ताकत से वाकिफ था, मां भी ताकत से वाकिफ नहीं थी। उस वक्त तक उनको यह भी यकीन नहीं आया था कि ये कोई जिन है, क्या है, बेटा इस तरह कर रहा है, दिमागी मरीज है या वाकई कोई जिन है। जिस तरह बंदा डाउट में होता है, डामाडोल होता है, डबल माइंडेड होता है, घर वाले इसी अंदाज में थे। और कजन लोगों ने जब आगे करके कहा क्या कर लेगा तू, क्या करेगा, हाँ पकड़ो इसको। और इस अंदाज में वो 5-6 लोग आगे बढ़े कि उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया। अब एक लड़का है जिसको 5-6 ताकतवर लोगों ने, ताकतवर मर्दों ने, वरना एक लड़के को तो पकड़ने के लिए 2 मर्द ही काफी होते हैं। लड़का उनसे अपने हाथ बाजू नहीं छुड़वा सकता। वो 5-6 लोगों ने जाके उसको बाजुओं से, गर्दन से पकड़ लिया। लेकिन उस दिन मां ने भी, बाप ने भी, कजन ने देख लिया था कि इतना जकड़ा हुआ था कि उसकी जगह पे बच्चा होता, उसका सांस बंद हो जाता, वो हिल नहीं सकता था। ताकतवर कड़ियल जवानों ने उसको पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाजू भी दोनों पकड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने देखा, सब ने उस दिन पहली दफा देखा, उसने यूं झटका मारा और सब उड़ते हुए वहां जा गिरे। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती। अगर इंसान होता अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है कि वो छूट जाए और वो जोर लगाता है, लेकिन उसने इस अंदाज में जोर लगाया था कि उसको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। जरा सा झटका दिया और वो सब जाके उधर गिर गए थे।
उसके बाद वही कज़न जो खड़े हुए थे कि हाँ क्या मसला है, हमें बता, पकड़ो इसको, उनमें इतनी हिम्मत ताकत नहीं बची थी, वो इतनी खौफजदा हो गए थे कि ये मार भी डालेगा कि उसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। और माँ ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए आगे आगे कहा, मैं ला देती हूँ, तुम किसी को कुछ भी ना कहो, जो तुम्हें चाहिए मैं ला देती हूँ। और फौरी तौर पे बाहर से मंगवा के वो खाने के लिए उसको दे दिया गया। उस दिन सब वाकिफ हो गए थे उस ताकत से, जो उस ताकतवर जिन के अंदर ताकत थी, जो उसके वजूद के अंदर कब्जा कर चुका था, जो 5-6 लोगों को इस तरह गिरा चुका था। और आज जब वालिद ने उसकी अपने छोटे बेटे की गर्दन छुड़ाई थी, जानता था वालिद कि बहुत ताकतवर है, मैं इसके आगे कमज़ोर हूं, लेकिन वालिद अपने बच्चे को मरता तो नहीं देख सकता था, क्योंकि वालिद अगर ताकत ना आजमाता, वालिद उसके हाथ ना छुड़वाता तो उसके मार देता। वालिद ने उसके हाथ तो छुड़वा दिए, लेकिन अब वही हाथ वालिद की गर्दन में थे। और वालिद को जो पीर या किसी के पास जो जाते थे, उन्होंने ये कहा था कि अब जब कभी भी ऐसा हो तो ये आपने फौरन पढ़ना शुरू कर देना है, मजीद हालात ख़राब होते जाएं तो ये कुछ करना शुरू कर देना है आपने। और जब उसने वालिद की गर्दन दबानी शुरू कर दी तो उसी वक्त वालिद को वो बातें सारी याद आ गई। उन्होंने दिल ही दिल में वो सब पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह का कलाम जो बताया गया था। जैसे जैसे वो अल्लाह का कलाम पढ़ते गए तो वो हाथों के अंदर जो ताकत थी, जो वालिद को शायद गर्दन दबा के मार देता, वालिद मर ही जाते, वो जैसे जैसे कलाम पढ़ते गए तो उन हाथों की ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ती गई। हाथ उसकी गर्दन से आहिस्ता आहिस्ता ढीले होते गए कि बाप को भी अंदाज़ा हो गया कि हाथ ढीले हो रहे हैं। यहाँ तक कि उसने जब गर्दन छोड़ दी तो वालिद ने अपने बेटे को पकड़ा और पढ़ते हुए उसी तरह लेके आए, बाहर आके चारपाई पे बिठा दिया। पढ़ते रहे। घर वालों को कहा, जाओ ये सामान लेके आओ, कोयले लेके आओ, मैंने धूनी देनी है इसको। वो सामान लेके आ गए, कोयले जला दिए गए। वालिद मुसलसल खड़े पढ़ते रहे। वो लेट चुका था, हाथ पांव उसके मुड़े हुए थे, लेकिन वो पढ़े जा रहे थे। ये कैसा भयानक मंजर होगा कि अपना ही बेटा चारपाई पे लेटा है, हाथ और पांव उसके अजीब से अंदाज में मुड़े हुए हैं, आंखें उसकी अजीब सी हैं, उसके अंदर हाजिरी है, और आप जान बचाने के लिए अपनी भी, उस मासूम बच्चे की भी जिस पे एक जिन का कब्जा है, आप मुसलसल पढ़े जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बगैर रुके पढ़े जा रहे हैं कि वहीं पे घर वाले कोयले जला के ले आते हैं। तो आप उसमें जो पढ़ने के लिए चीज़ें थीं वो आप डालते जाते हैं और आप उसको धूनी दे रहा है। बाप इर्द गिर्द चारपाई के घूमे जा रहा है और उसको धूनी दिए जा रहा है, धूनी दिए जा रहा है। जब धूनी देता रहा तो अंदर से आवाज़ आई, आज तो हम जा रहे हैं। फिर ये कभी हरकत की जो आज की है तो इतना बुरा करेंगे, इतना बुरा करेंगे कि सारे घर वालों को मार देंगे। और उसके बाद वो लड़का सो गया जैसे उसको नींद आ गई हो। बाप ने भी धूनी बंद कर दी, सारे घर वाले उसको देखते रहे, उसके ऊपर खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब सब खौफजदा थे, वालिद भी डर चुके थे कि दोबारा से मैंने अगर धूनी दी तो वाकई जो वो कह गया है वैसा कर ना डाले, क्योंकि वालिद जानते थे कि मैं कोई आमिल तो नहीं हूं, मुझे जो कहा गया था मैंने पढ़ दिया, बेटे की भी जान छुड़वा ली, अपनी भी गर्दन छुड़वा ली, धूनी भी दे दी, उस दिन तो काम हो गया। कहीं ऐसा ना हो अगली दफ़ा मैं ये काम कर रहा हूं और गुस्से में आके हो सकता है वो सारे घर वालों को ही मार दे। अब वो जब भी हाजिरी होती, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, वो जो कहता घर वाले उसके मानते, वो जो फरमाइश करता वो उसकी वही फरमाइश मानते। रिहान कहते हैं, मैं यूएई में हूँ, मैं पाकिस्तान आया हुआ था, बाप को उसने कहा जब वो हाजिर हुआ था, मेरे पाँव दबाओ, मेरी टांगें दबाओ। बाप बैठा टांगे दबा रहा था, तो वहीं पे घर के अंदर रिहान दाखिल हुआ। तो उसने उंगली उठा के कहा, बोलने वाला भाई नहीं कोई और था, उसने कहा इसको कहो ये भी आके मेरी टांगे दबाए। तो बाप ने फौरन इशारा किया कि आओ और टांगे दबाओ। वो भी समझ गया कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो ऐसा जालिम है कि सबको नुकसान पहुंचा सकता है। और घर में एक दफ़ा ऐसा हुआ, हाजिरी हुई थी, क्योंकि इलाज तो मुसलसल करा रहे थे। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हज़ारों के रुपए
कैश की सूरत में पीरों को दे सकें जो वो डिमांड कर रहे थे। वो बेचारे उनके पास जाते जहाँ पे वो थोड़े से पैसे दे सकते थे, और थोड़े पैसे वाला जो आमिल जो भी तावीज़ पानी धागा कुछ दे देता वो ऐसा करते, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। लेके भी जाते पीर फकीर के पास तो कोई भी रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ रहा था। जब किसी के अंदर इस तरह की हाजिरी हो और वो घर के अंदर रहता हो तो बहन भाई सारे खौफजदा होते हैं, देखते हैं उसको नॉर्मल है तो फिरते रहते हैं, जैसे देखते हैं उसकी हालत ख़राब हो रही है तो सारे तितर बितर हो जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। माँ होती है, माँ बेचारी क्या करे अपने लख्त जिगर को जो किसी और के शिकंजे में फंस चुका है, उसके जिस्म पे, उसके बेटे के जिस्म पे किसी ना नज़र आने वाली मखलूक ने कब्ज़ा कर रखा हो। माँ होती है, वो बच्चे को तो नहीं छोड़ सकती। एक दिन घर के अंदर ऐसे हाजिरी हो गई और उसने माँ से कोई फरमाइश की जो माँ काम में मसरूफ़ होने की वजह से सुन ना सकी। तो उसके बाद वो उठा और चलता हुआ ऐसा आया कि पीछे से आके उसने माँ की भी गर्दन दबा दी। और वो उस दिन इतना गुस्से में था कि मेरी बात पूरी क्यों नहीं हुई, माँ को मार ही डालता। कि घर के अंदर हमसाये दाखिल हो गए, उन्होंने देख लिया, भाग के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, चीखो पुकार शुरू कर दी। उन्होंने देख लिया कि ये तो माँ को ही मार डालेगा। वो चीखो पुकार करना शुरू हो गया। जो मर्द थे वो भी आ गए, उन्होंने आके पढ़ना शुरू कर दिया ऊंची आवाज़ में। तो उसने माँ को छोड़ा और माँ की गर्दन इतनी दबा दी थी कि वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। पूछा गया तो माँ ने कहा मुझे नहीं पता इसने कुछ कहा है या कोई फरमाइश की है, मुझे लगा है कि कोई इस तरह की आवाज़ आई है, मुझे नहीं पता था ये फरमाइश कर रहा था, मैं इसकी शायद आवाज़ को सुन नहीं सकी तो उसने मेरी गर्दन दबा दी। अब जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उन्होंने कहा है ये 5 दिन पहले का वाक़या हुआ है, जब आपको मैं कहानी रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ 5 दिन पहले उसके अंदर हाज़िरी हुई है और बहुत बुरी तरीके से हाज़िरी हुई है। आप सोच नहीं सकते उसने क्या किया है। ये 5 दिन पहले उन्होंने पता नहीं कहानी को रिकॉर्ड किया है, शायद 15-20 दिन हो गए या कितना हो गया, क्योंकि मैं तो नंबर वाइज कहानी को सुनाता हूँ ना, हो सकता महीना भी हो गया वो कहानी को मेरे पास आए हुए। तो जिस वक्त वो रिकॉर्ड कर रहे थे 5 दिन पहले का, कहते हैं ये वाक़या हुआ है। अब रिहान इस वक्त कमाने की गर्ज से दुबई में हैं, वो कमाते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, एक बेटी भी है उनकी माशाल्लाह से। लेकिन वो जो भाई है तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं, अभी तक वो कह रहे हैं उसके अंदर जिन्नात की उस जिन की हाज़िरी मुसलसल हो रही है। यहाँ तक कि जब मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 दिन पहले भी हाज़िरी हुई है जो मुसलसल होती जा रही है, जिस पे उसने बहुत घर का नुकसान किया है, बहुत गुस्से का इजहार किया है। कह रहे हैं अब वो जवान हो चुका है, जिस तरह मेरी शादी होगी उसकी शादी का भी हम सोचते हैं। रिश्ते के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि इसके अंदर एक जिन की हाज़िरी है। कभी हर वक्त तो उसके अंदर हाज़िरी नहीं होती, 8 साल हो गए हैं, लेकिन जब कभी वो चाहता है जिन हाजिर हो जाता है। कह रहे हैं ना हम अब उसकी शादी कर पा रहे हैं, ना हम उसके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें, अभी तक उसके अंदर हाज़िरी है। मुझे उन्होंने तस्वीर और डिटेल भेजी हुई थी, अगर मैंने तस्वीर उस लड़के की खोलने की कोशिश की है, इसका फ़र्दी नाम मैंने अजीम रखा है, तो वो तस्वीर नहीं खुली। तो मैंने उनको मैसेज किया, वो यूएई में है इस वक्त, रात के टाइम में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने कहा वॉइस मैसेज में बात हो सकती है, वहाँ पे वीपीएन का चक्कर होता है। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे उन्होंने फ़ौरन उसकी तस्वीरें भी भेज दी हैं, तो मैंने देख भी लिया है। और उनकी जो बेटी है रिहान की, उसके साथ शदीद का लफ्ज़ मैं कहता होता हूँ उस सूरत में आखिरी स्टेज होती हैं। उनको मैंने बताया कि आपकी बेटी के साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, आपके साथ भी शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं। जब शदीद का लफ्ज़ लग जाता है आखिरी स्टेज, तो मतलब ये होता है जिन्नात का नज़र आना, हर काम में रुकावट आना, हर काम में नुकसान आना, सेहत के मसाइल आना, पैसों के मसले आना, लड़ाई झगड़ा फसाद, रोना धोना, टेंशन, और हर जगह पे आपको ये मखलूक नज़र आनी शुरू हो जाती है। उनकी बेटी की भी इस वक्त ये कंडीशन है कि अब उस स्टेज पे चली गई है उनकी बेटी जो 1 साल की हैं कि उनको आपको नज़र आ रहे होंगे क्लियर वो मखलूक। इतनी नेगेटिव एनर्जी उनके साथ अटैच हो चुकी है। खुद रिहान को मैंने बताया, शायद मुझे इस वक्त नहीं बताना चाहिए था क्योंकि फर्जी नाम के साथ मैं बता रहा हूँ, उनके साथ भी ये शदीद नेगेटिव एनर्जी का इशू है। और रह गया वो लड़का जिसका वो भाई है उनका, अजीम नाम है जिनका, वो जहाँ से भी उसका इलाज करा चुके हैं, अभी तक उसको कोई आराम नहीं आया। तो मैं अभी लाइव स्टोरी में ही कह रहा हूँ आपसे रिहान भाई कि इंशाल्लाह आपके भाई का इलाज मैं करूँगा
और ये बिल्कुल ठीक होगा, कोई इसका हदिया नहीं होता, मैं फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ। ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। और जब ये बिल्कुल ठीक होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप बेशक एक वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, हल्फन बताइएगा कि आपका भाई ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तब भी मैं जिम्मेदार हूँ, आप मुझे बताइएगा नहीं हुआ, धड़ल्ले से कहिएगा। और हो गया हुआ तो सच बोलिएगा, आप कहिएगा कि आपका भाई अब किस हालत में। इंशाल्लाह मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, आपका भाई 100% ठीक हो जाएगा। जो भी मखलूक है उसको छोड़ के चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। आपने मुझे तस्वीरें भेज दी हैं तो मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं कहानी रिकॉर्ड करने में बैठ गया। मैंने आपसे कहा भी था कि फौरी मैंने कहानी रिकॉर्ड करनी है, तो इंशाल्लाह कहानी करने ये अभी ख़त्म करने लगा हूँ, तो उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा और आपके भाई की तरफ फोकस करता हूँ। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। यह उनके भाई की कहानी जो अभी तक उनके अंदर हाजिरी है और अभी तक वो इस तरह के हैं। तो इंशाल्लाह उनका मैं हल करता हूँ। उनकी कहानी थी जो सच्ची कहानी है, जो उनके ऊपर बीती है, वो भी मैंने सुना दी है। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इंशाल्लाह आपको अभी सुनानी है। आप भी अपनी कहानी भेजिए, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सिंपल है, आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कहानी रिकॉर्ड करने के बाद एंड पे एक छोटा सा 15-20 सेकंड 30 सेकंड का कोई वॉइस मैसेज भी देना चाहें, कहानी के हवाले से फीडबैक देना चाहें, कैसी लगती है, क्या लगता है, वो भी आप एंड पे दे सकते हैं। लेकिन आखिरी जो आपने लफ्ज़ लिखना है, यानी इस छोटे से वॉइस मैसेज जो 15-20 सेकंड 30 सेकंड का होगा, इसके बाद भी आखिरी लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY इंग्लिश में स्टोरी, या उर्दू में लिख दें सीन टे वाओ रे छोटी है स्टोरी। उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लफ्ज़ आपने आखिरी लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी, ऑफ कैमरा स्टोरी का, OCS का। और भेजने के लिए मेरा नंबर है +923136555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।